स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। तो हमने जो वीडियो स्टार्ट किया है जियोग्राफी का चैनल क्लासेज स्टार्ट किया और आज उसी का नेक्स्ट चैप्टर है। इसमें हम ब्लैक होल, सब तारों की उत्पत्ति और ब्लैक होल क्या होते हैं इन सब बातों को समझाएंगे। तो आप लोग थोड़ा ध्यान से समझिएगा इस बात को। देखिए, सबसे बड़ी बात कि ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये बातें क्या सत्य है या झूठ है। सबके मन में ये ऐसा होगा कि क्या ये बातें जो बताई जा रही हैं क्या ये एकदम बातें सत्य है, तो नहीं, ये हाइपोथेसिस होती है। हाइपोथेसिस का मतलब होता है संकल्पनाएं। वैज्ञानिकों ने या जो एस्ट्रोनॉमर होते हैं, जो अंतरिक्ष विज्ञान इनका जो अध्ययन करते हैं, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एस्ट्रोनॉमर, यानी भूगोलवेत्ता बोलते हैं। एस्ट्रोनॉमर को क्या बोलते हैं? खगोलवेत्ता बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं खगोलवेत्ता। जिस विषय में हम लोग इसका अध्ययन करते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमी। उस विषय को क्या कहते हैं? एस्ट्रोनॉमी। और जो वैज्ञानिक इससे होते हैं उसे कहते हैं एस्ट्रोनॉमर। तो एस्ट्रोनॉमर जो होते हैं, अलग अलग एस्ट्रोनॉमर ने अलग अलग अपनी कल्पनाएं की है कि किस प्रकार से तारों की उत्पत्ति हुई है। तो इन्हीं में एक कल्पना होती है कि सब तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो देखिए, कल हमने बता दिया था कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद तारों की उत्पत्ति कैसे होती है। तो तारों की उत्पत्ति देखिए, सबसे पहले जो धूल कण और हाइड्रोजन गैस, ये एक आपको क्वेश्चन याद होगा कि इस पूरे यूनिवर्स में यानी पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस कौन सी मिलती है। अगर मैं ये पूछूं कि सबसे अधिक ब्रह्मांड में कौन सी गैस मिलती है, तो बहुत से लोग कहेंगे कि सर नाइट्रोजन होता है। नाइट्रोजन ब्रह्मांड में सबसे अधिक गैस नहीं है, वो हमारे पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक गैस कौन है? नाइट्रोजन है। लेकिन अगर पूछा जाए कि पूरे यूनिवर्स में, जो मैंने ब्रह्मांड बताया था, ब्रह्मांड नहीं आ रहा तो फिर से बता दे रहा हूँ, एक बार फिर से उसको ध्यान से मिल लीजिए कि ग्रह, कई ग्रह में से मिलकर क्या बनता है? एक स्टार। तो एक तारा, जब कई तारे मिल जाते हैं तो तारों से क्या मिलकर बनता है? गैलेक्सी। कई तारों से मिलकर जो बनता है उसे क्या कहते हैं? गैलेक्सी। और जब कई गैलेक्सियां मिल जाती है तो उसे क्या कहते हैं? गैलेक्सी को ही कहा जाता है आकाशगंगा। गैलेक्सी को ही क्या कहा जाता है? आकाशगंगा। और जब कई आकाशगंगाएं मिल जाती हैं, अरबों की संख्या में आकाशगंगाएं, तो बनता है ब्रह्मांड। तो ब्रह्मांड सबसे बड़ा होता है, जिसे यूनिवर्स कहा जाता है। इस यूनिवर्स में सबसे अधिक पूछी जाए कौन सी गैस है, तो कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन, धूल कण, ये सभी जो चीजें होती है, इन्हीं को हम लोग पूरे यूनिवर्स में उपस्थित है, सब जगह उपस्थित है। उनमें सबसे अधिक गैस कौन सी है? हाइड्रोजन। और जानते होंगे कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है न जो न तो धातु है और ना ही अधातु है, दोनों के बीच की कड़ी मानी जाती है। क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? एक होता है। तो ये क्या कर सकता है? किसी भी चीज को अपनी ओर आकर्षित भी कर सकता है और किसी को और जा भी सकता है। तो ब्रह्मांड में जब बहुत अधिक जो धूल कण थे, जो हाइड्रोजन थे, तो हाइड्रोजन के सभी मॉलिक्यूल्स, जो हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं, हाइड्रोजन के जो परमाणु होते हैं, परमाणु क्या होते हैं, तो बहुत लोगों के मन में ये नहीं आता, क्योंकि एकदम गरीबों वाला क्वेश्चन है। फिर भी मैं एक बार समझा दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मेरे जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो बहुत ही बेसिक लेवल के हैं, बहुत छोटे छोटे भी बच्चे हैं। तो उन लोगों को मैं समझा दूँ कि जैसे मान लीजिए कि ये हमारा एक शरीर है। ये क्या है? हमारा एक शरीर है। अगर मैं पूछूं कि शरीर किससे मिलकर बना है, तो बच्चे कहेंगे कि अंग से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? अंग से मिलकर बना है। ये सब अंग है। अंग किससे मिलकर बना है? तो टिश्यू से मिलकर बने हैं। टिश्यू मतलब ऊतक से। अगर पूछा जाए ऊतक किससे मिलकर बने हैं, तो कहेंगे कोशिकाओं से। किससे मिलकर बना है? कोशिकाओं से। अगर पूछा जाए कोशिका किससे मिलकर बना है, तो कहेंगे कि मिक्सचर से, जो मिश्रण पढ़ते हैं हम लोग केमिस्ट्री में, जो मिश्रण पढ़ते हैं, मिश्रण से। और पूछा जाए कि मिश्रण किससे मिलकर बना है, तो कहेंगे कि यौगिक से। छोटा करते जा रहे हैं ना, छोटा करते जा रहे हैं, यौगिक से। किससे मिलकर बना है? यौगिक से। और यौगिक किससे मिलकर बना है? तो अणु से। किससे मिलकर बना है? अणुओं से, जिसे कहते हैं मॉलिक्यूल्स। अगर पूछा जाए कि अणु किससे मिलकर बने हैं, तो परमाणु से। तो इसका मतलब किसी चीज को हम शरीर को एकदम छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, छोटा करते जाए, तो हमें जो सबसे छोटी संरचना प्राप्त होगी उसे कहते हैं और परमाणु। उसे क्या कहते हैं? एटम्स। क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे या फिर परमाणु। इन परमाणुओं के जो केंद्र होते हैं, परमाणुओं को जो नाभिक होता है, उसमें कौन बैठा होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्या बैठा होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन्हीं को कहा जाता है नाभिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है? नाभिक कहा जाता है। तो हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं, अब समझ में आ रही है मेरी बात? हाइड्रोजन को जो नाभिक होते हैं, उस नाभिक में एकमात्र प्रोटॉन होता है। अब एक प्रोटॉन तो न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन भी उतने होंगे। किसी भी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं, नहीं समझ में आ रहा तो मैं फिर से बात समझा रहा हूँ। ये मान लो कि ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इसका नाभिक है, इसके नाभिक में एक हाइड्रोजन है। इसके पहली कक्षा, इसके जो कक्षा होंगी, जो बाहरी कक्षा में भी इलेक्ट्रॉन कितने मिलेंगे? एक। इसको स्टेबल होने के लिए, यानी अपना पेट भरने के लिए इसको कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 चाहिए।
ये एक इलेक्ट्रॉन के लिए या तो क्या करे, इसके दो अवस्था, ये दो कार्य कर सकता है अपने आप को शांत रखने के लिए, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन है उसे भी डोनेट कर दे, या तो किसी दूसरे से एक इलेक्ट्रॉन लेकर के अपनी क्या करे, कक्षा को पूरा कर ले। अब ये अपने इसी एक कक्षा को पूरा करने के लिए ये लोग क्या करेंगे, सभी हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को अपने साथ बुलाना शुरू करेंगे, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉनों को लेन देन करने के लिए। तो जो ब्रह्मांड में जो गैस हाइड्रोजन के हैं, ये हाइड्रोजन गैस सभी हाइड्रोजन के साथ एक दूसरे के साथ जुड़ना शुरू होते हैं। जो धूल कण के साथ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ क्या करना शुरू करते हैं, घुलना शुरू करते हैं। तो जब जुड़ना शुरू करते हैं, जब जुड़ना शुरू करते हैं तो वो एक चक्कर के जैसा होने लगता है। चक्कर मतलब गोल गोल आकृति के जैसे बनने लगती है। जब ये एक दूसरे के साथ जुड़ जाएंगे, जब हाइड्रोजन जुड़ने लगेंगे कई हाइड्रोजन, तो उसे कहा जाता है निहारिका। इसे क्या कहा जाता है, निहारिका। इंग्लिश में इसी को कहते हैं नेबुला। क्या बोला जाता है, नेबुला। तो जो जिन संकल्पनाओं के आधार पर मैं ये बता रहा हूँ, ये नेबुला हाइपोथेसिस की बात बताया। नेबुला निहारिका संकल्पना एक सिद्धांत है, उस सिद्धांत में ये बातें बताई गई जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब जब सब हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे तो बीच का जो भाग होगा, जो सभी बाहर से हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ कलेक्ट होने लगे, एकत्रित होने लगे, तो बीच में एकत्रित होने लगेगा तो बीच का तापमान क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। बीच का तापमान जब बढ़ने लगेगा तो दो हाइड्रोजन जब जुड़ने लगेंगे, दो हाइड्रोजन जब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे तो उस घटना को क्या कहते हैं, दो हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन को H, दो हाइड्रोजन जुड़ने लगेंगे तो इस घटना को क्या कहते हैं, इस घटना को कहते हैं फ्यूजन। क्या बोलते हैं, फ्यूजन, यानी कि संलयन। क्या बोला जाता है, संलयन। और क्या जुड़ रहे होंगे, दोनों के नाभिक। मैंने जो यहाँ पर बताया, न्यूट्रॉन जो प्रोटॉन होते हैं ना, तो किसी भी हाइड्रोजन के जो एटम्स होते हैं उनके नाभिक जब एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे, दोनों के नाभिक, हाइड्रोजन के जब नाभिक एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे, इस घटना को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस फ्यूजन यानी नाभिकीय संलयन। क्या बोला जाता है, नाभिकीय संलयन। क्यों नाभिकीय संलयन शुरू हुआ, हाइड्रोजन के नाभिक कभी एक दूसरे के साथ जुड़ेंगे जब यहाँ का तापमान 7000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो जाएगा। तो जब यहाँ पर भीड़ बढ़ती जा रही है, चक्कर खाते खाते जब गोल गोल घूमने लगे हैं तो बीच में द्रव्यमान बढ़ रहा है, दबाव बढ़ रहा है बीच में जब दबाव बढ़ने लगेगा तो बीच का तापमान बढ़ने लगेगा। जब वो 7000 डिग्री सेल्सियस से ऊपर अंदर का तापमान चला जाएगा तो अंदर दो हाइड्रोजन के नाभिक एक दूसरे के साथ जुड़ने लगेंगे और क्या बनाएंगे, हीलियम। क्या बनाएंगे, हीलियम। तो अब वो क्या बन जाएगा, तारा। हाइड्रोजन, जब दो हाइड्रोजन के नाभिक एक दूसरे के साथ जुड़ने लगे तो क्या बनाएंगे, हीलियम बनाएंगे। और भारी मात्रा में क्या करेंगे, लाइट उत्पन्न करेंगे। क्या उत्पन्न करेंगे, भारी मात्रा में लाइट, प्रकाश उत्पन्न करेंगे और हीट उत्पन्न करेंगे। उसे हम लोग क्या कहेंगे, जब वो हीट उत्पन्न करने लगेगा तब हम कहेंगे वो क्या बन गया, तारा बन गया। समझ में आई मेरी बात आप लोगों को। और अगर पूछा जाए कि तारा किसे कहते हैं तो बताओगे कि जिसके पास अपना खुद का प्रकाश और खुद का तापमान हो उसको हम लोग कहते हैं तारा। तो इसके पास अपना खुद का प्रकाश भी हो गया हो और खुद का क्या हो गया, तापमान भी हो गया। इस घटना को ही हम लोग क्या कहेंगे, तारा कहेंगे। अब ये तारा जो होगा ये अब जलता रहेगा जब तक इसमें हाइड्रोजन से जुड़ जुड़ के हीलियम बनता रहेगा, हीलियम बनता जाएगा। यानी कि जब 90% हाइड्रोजन जुड़कर क्या बना लेंगे, हीलियम, यानी 90% हाइड्रोजन जब समाप्त हो जाएगा तो वो बाहर का जो हाइड्रोजन, बाहरी भाग का जो हाइड्रोजन है वो भी अब क्या होने लगेंगे, उनका भी उपयोग करने लगेंगे। तो जो हमें तारा अभी जब बीच में जल रहा था तो वो तारा हमें छोटा सा दिखाई दे रहा था, वो तारा हमें छोटा सा दिखाई दे रहा था। लेकिन अब जब बाहरी भाग जब जलने लगेगा, बाहरी का हाइड्रोजन का संलयन होने लगेगा तो वो तारा हमें कैसा दिखाई देने लगेगा, अब बड़ा दिखाई देने लगेगा। कैसा दिखाई देने लगेगा, बड़ा। जब कोई चीज छोटा से बड़ा दिखाई देने लगता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं कि एकदम दैत्याकार हो गया है। क्या बोलते हैं, दैत्याकार, मतलब दानों के टाइप का हो गया है। अब वो जो तारा छोटा सा था, जो तारा छोटा सा था, अब ये जब बाहर का जलने लगा तो वो बाहर से बड़ा दिखने लगा। इसे हम लोग कहते हैं लाल दानव तारा, लाल दानव तारा बोलते हैं, या फिर रेड जायंट स्टार बोलते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं रेड जायंट स्टार बोलते हैं। इसका मतलब है कि इसके अंदर जब कोई तारा अगर हमें लाल दिखाई देने लगे तो इसका मतलब समझ लेना कि उसका जीवन काल अब समाप्त होने वाला है, क्योंकि उसके अंदर के जो हाइड्रोजन्स है अब वो समाप्त हो चले हैं 90%। अब कुछ ही बचे हैं जो कि बाहर वाला जल रहा है। इसी तारा को हम लोग कहते हैं
जायंट स्टार बोलते हैं, लाल दानव तारा। मेरी बात समझ में आई? तो सबसे पहले विरल गैस, जो गैस वहाँ पर उपस्थित थे, छोटे छोटे गैस के एटम्स उपस्थित थे। एटम्स जब एक दूसरे के साथ चक्कर लगा करके बीच का तापमान बढ़ाएं, बीच में चक्कर खाते, यानी अभिकेंद्रीय बल के कारण या गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सभी धूल कण गैस एक दूसरे के साथ क्या होने लगे, जुड़ने लगे। तो क्या बना उससे, जब संलयन शुरू हुआ तो तारा बना। उसमें का जब 90% ईंधन खत्म हो जाएंगे तो क्या बनेगा, वो बनेगा लाल दानव तारा। अब एक चीज़ याद रखना कि इसमें मैंने जो बताया निहारिका या नेबुला, ये जो तारा मैंने बताया, ये जो प्रकाश जो तारा है, इस तारा के अंदर जब हाइड्रोजन का संलयन शुरू हो गया है तो इसके अंदर जो ये हाइड्रोजन है या जो ईंधन, एक तरीके से ईंधन कर लो, हाइड्रोजन को ही ईंधन कर लो, ये किस रूप में मिलता है, तो ये मिलता है प्लाज्मा के रूप में। किस रूप में मिलता है, प्लाज्मा के रूप में। आप कहेंगे सर प्लाज्मा क्या होता है, ये नहीं समझ में आता। तो जो हाइड्रोजन होता है, हीलियम जो होते हैं, वो प्लाज्मा के रूप में। जैसे अगर आपने कभी सुबह सुबह अपना नाक अगर कभी आपका नाक बहा हो, वो जो संरचना, जो मुंह से म्यूकस निकलता है, नाक से म्यूकस निकलता है, नाक यानी जो म्यूकस होता है उसे म्यूकस कहते हैं इंग्लिश में, वो ना तो ठोस है और ना ही द्रव है, यानी ठोस और द्रव के बीच की जो अवस्था होती है उसे कहते हैं प्लाज्मा। ये पदार्थ है कि हम लोगों ने 3 ही अवस्था पढ़ा ना, ठोस, द्रव और गैस। चौथी अवस्था होती है प्लाज्मा, और 5वां होता है जिसे कहते हैं बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। 5वीं अवस्था, पदार्थ की 5 अवस्थाओं की खोज हुई अभी तक, एक ठोस, एक द्रव, एक गैस और एक चौथा प्लाज्मा, और 5वां बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 अवस्था है। तो उन्हीं में से जो चौथी अवस्था है, जो प्लाज्मा वाला, तारों के अंदर उस अवस्था में ये हाइड्रोजन और हीलियम गैसें उपस्थित होते हैं। तो ये बात मैंने याद रखना कि प्लाज्मा, क्योंकि पूछा गया है एग्जाम में कि जो सूर्य होते हैं उनके अंदर जो ये ईंधन मिलते हैं, यानी हाइड्रोजन किस अवस्था मिलती है, किस स्टेट में, स्टेट मतलब अवस्था, तो प्लाज्मा की अवस्था मिलती है। और प्लाज्मा क्यों बन गया, क्योंकि वहाँ का तापमान बहुत अधिक है। अगर आप गैस को बहुत अधिक उच्च ताप पे क्या करेंगे, जब जलाएंगे, तो वो गैस अपने आप को किस अवस्था में चेंज कर लेगा, तो प्लाज्मा की अवस्था में चेंज कर लेगा। तो चलिए, जब 90% ईंधन समाप्त हो जाएगा तो ये जो तारा है, अब ये जो स्टार था वो जो समाप्त होने की स्थिति में है, अब वो बाहर का जो 10% ईंधन है, जो बाहर का 10% ईंधन है, वो जो जलेगा, तो अब जो तारा होगा उसका 10% है, वो अब सफ़ेद लगेगा देखने में। कैसे लगने, वो तारा कैसा दिखाई देने लगेगा, सफ़ेद दिखाई देने लगेगा। सफ़ेद कब दिखाई देगा, तो एक चीज़ याद रखना, एक हमारे देश के वैज्ञानिक हुए हैं 1930 में, हमारे देश के वैज्ञानिक थे जिनका नाम था चंद्रशेखर। क्या नाम था, चंद्रशेखर। उन्होंने एक चंद्रशेखर सीमा बनाई थी। उन्होंने बताया था कि अगर कोई तारा, अगर उसका द्रव्यमान 1.44 यानी कि हमारे सूर्य से अगर 1.44 गुना अगर बड़ा है, तब वो तो अभिनव तारा बनेगा। अभिनव तारा बता रहे हैं, अगर हमारे सूर्य से 1.44 गुना से अगर वो छोटा है तो क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ बनेगा, यानी जिसे कहते हैं श्वेत वामन। ड्वार्फ मतलब बौना, वामन, क्योंकि हमारे अगर सूर्य से 1.44 गुना से अगर वो छोटा है तो क्या बनेगा, वो श्वेत वामन बनेगा। क्या बनेगा, श्वेत वामन। और श्वेत वामन का जब वो जो ईंधन है, वो हीलियम है, वो भी जब समाप्त हो जाएगा तो क्या बन जाएगा, ब्लैक ड्वार्फ। इसे कहते हैं ब्लैक ड्वार्फ, यानी कि हिंदी में कहे तो काला वामन कहेंगे। क्या बनेगा, काला वामन, यानी वो अब चमकेगा उमकेगा नहीं, उसी तरीके से ब्रह्मांड में क्या रहेगा, पड़ा रहेगा, इसी तरीके से अपना घूमता, भटकती आत्मा की तरह घूमता रहेगा पूरे यूनिवर्स में, उसका कोनो इज्जत नहीं रह जाएगा। तो फिर से मैं समझा रहा हूँ, मैंने कहा हाइड्रोजन जब 90% जल जाएगा या 95% जल जाएगा, तो जो कुछ बचेगा, तो बाहरी भाग जब तक जल रहा होगा, इसे कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। इसे एक प्रकार से हम लोग फॉसिल स्टार भी बोलते हैं। फॉसिल स्टार का मतलब होता है जीवाश्म तारा, क्योंकि अब ये बेचारा मरने के कगार पे है। जीवाश्म किसे कहते हैं, जो चीज समाप्त हो जाती है, थोड़ा बहुत हिस्सा उसका बचा होता है, उसे कहते हैं जीवाश्म। तो इसे फॉसिल स्टार भी कहा था, यानी जीवाश्म तारा भी कहा जाता है व्हाइट ड्वार्फ को। फिर इसके बाद जब वो भी ईंधन जब समाप्त हो जाएगा तो वो कैसा हो जाएगा, अब ब्लैक हो जाएगा। और अपना सूर्य क्या होगा, अपना सूर्य जब 1.44 यानी अपना सूर्य इसी वाली स्थिति में जाएगा। हमारे सूर्य का जो जीवन काल माना गया है 6 अरब के आसपास, तो माना गया है कि आधा जीवन लगभग अपना सूर्य गुजार चुका है। अपना जीवन क्या हुआ है, सूर्य लगभग आधा जीवन गुजार चुका है। अब वो जब आधा जीवन और गुजर जाएगा तो वो क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ। फिर उसके बाद क्या बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ, क्योंकि अपना सूर्य 1.44 से नीचे, अपने सूर्य से तुलना की गई है ना, तो सूर्य से अपने 1.44 जो नीचे होंगे, तो अपना सूर्य तो इसी में आएगा।
फिर अगर 1.44 से अगर कोई बड़ा है तारा, जो 90% है, अपने सूर्य से अगर बड़ा है कोई तारा 1.44 से गुना से बड़ा है, तो वो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं दृश्य बना रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि अपना ये सूर्य है, अपने सूर्य का 1.5 गुना ये तारा है, ये लगभग 1.5 गुना है अपना सूर्य ये है, तो इतना गुना ये बड़ा है। अगर ये इससे बड़ा हुआ तो क्या बनेगा, अभिनव तारा। इससे अगर छोटा हुआ, इससे अगर छोटा हुआ तो क्या बनेगा, व्हाइट ड्वार्फ। फिर क्या बनेगा, ब्लैक ड्वार्फ। लेकिन अगर इससे बड़ा हुआ, मतलब 1.44 है मान लो ये, और ये अपना सूर्य से छोटा है, तो क्या बनेगा, उससे बड़ा है तो बनेगा अभिनव तारा। इसे कहते हैं सुपरनोवा, सुपरनोवा बोलते हैं, सुपरनोवा। 1.44 गुना से अगर बड़ा है तो सूर्य जो होगा उसमें का 95% जब ईंधन समाप्त हो जाएगा तो वो क्या होगा, बहुत बड़ा एक विस्फोट होगा। उसमें क्या होगा, बहुत बड़ा विस्फोट होगा, जिसे कहते हैं सुपरनोवा विस्फोट। अभी पिछले साल एक अमेरिका का जो नासा है उसने एक फ़ोटो लिया था कि हाल ही में एक सुपरनोवा विस्फोट हुआ था अंतरिक्ष में। सुपरनोवा विस्फोट का मतलब ये हुआ कि कोई तारा क्या हुआ होगा, उसका ईंधन समाप्त हुआ, वो तारा विस्फोट कर गया। अब जब ये तारे विस्फोट करेंगे 1.44 से जो बड़े होंगे तारे विस्फोट करेंगे, तो वो 4 चीज़ें बनने को उनके अंदर कल्पना की जाती है कि 4 चीज, इन चारों में से कोई भी एक चीज़ बनेगा। मैंने क्या कहा कि भी जो हाइड्रोजन, जो ये तारे होते हैं, तारों के अंदर जो ईंधन होता है वो किस अवस्था में मिलते हैं, प्लाज्मा की अवस्था में। प्लाज्मा मैंने कहा ना, नाक की अवस्था में जो म्यूकस होता है। अब वो क्या छिटक जाते हैं, अगर आपने कभी अगर गिरा के देखा होगा नाक को सुबह, तो देखा होगा कि वो जल्दी फैलते उलते नहीं है, घसकते रहते हैं बेचारे, मतलब एक दूसरे से जल्दी अलग भी नहीं होते हैं। तो जब विस्फोट होगा, जब अभिनव तारा में यानी सुपरनोवा विस्फोट जब होगा, तो तारे क्या होगा, अगर उनका अगर वो अत्यधिक बड़ा रहा, मतलब विस्फोट होने के बाद अगर वो बहुत बड़ा रहा, बहुत छोटा नहीं हुआ, विस्फोट जब हुआ तो उसका आकार बड़ा रहा, तो उससे क्या कहेंगे, न्यूट्रॉन तारा। न्यूट्रॉन तारे में ना तो कोई पॉजिटिव निगेटिव चार्ज नहीं होता है। चार्ज जानते हैं किसे कहते हैं, जब फिजिक्स में हम एक बार पढ़ाएंगे तो फिजिक्स में समझाएंगे कि चार्ज यानी आवेश क्या होता है। तो न्यूट्रॉन तारा वो होते हैं जिन पर ना तो कोई चार्ज नहीं होता है, ना तो प्लस और ना ही माइनस, कोई चार्ज नहीं होता है, इसलिए इसे कहते हैं निगेटिव यानी न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है। या फिर क्या बन सकता है, प्लेसर या फिर क्वेसर। प्लेसर और क्वेसर क्या होते हैं, तो सुपरनोवा विस्फोट के बाद अगर न्यूट्रॉन बना तो बहुत बड़ा तारा होगा। अगर बहुत तेज़ी से घूमने लगे, विस्फोट होने के बाद अगर वो तारा जो है बहुत तेज़ी से घूमने लगा, क्योंकि म्यूकस था, म्यूकस के रूप में था, वो बहुत तेज़ी से घूमने लगा, तो उसी को हम लोग कहते हैं प्लेसर या क्वेसर। प्लेसर या क्वेसर, ये थोड़े ब्राइटनेस होंगे, ये थोड़े चमकेंगे। क्या होंगे, ब्राइटनेस, मतलब इनमें थोड़ा सा चमक होगा। न्यूट्रॉन में भी, प्लेसर में भी, क्वेसर में भी इनमें क्या होगा, चमक होगा। लेकिन अगर ये जो तारा जो था, अगर ये जब विस्फोट हुआ, अभिनव तारा मान लो कितना बड़ा था, विस्फोट होकर इतना बड़ा बन गया, छोटा सा, इसका मतलब इतना द्रव्यमान सिकुड़ के क्या हो गया, बहुत थोड़ा सा हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेंसिटी यानी जो घनत्व था, इसका घनत्व जो था इतना पूरा सिकुड़ के इतना घनत्व क्या हो गया, बहुत कम हो गया। मतलब घनत्व बहुत अधिक बढ़ गया, घनत्व क्या हो गया, बहुत अधिक बढ़ गया, लेकिन आकार छोटा हो गया। भार इसका भी उतना ही है, भार इसका भी इतना है, लेकिन घनत्व जो है इसका अधिक है। अब ये जो ब्लैक होल होता है, अगर जब सुपरनोवा विस्फोट हुआ और उसका आकार यानी घनत्व जब बहुत अधिक बढ़ जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल। क्या बोला जाता है, ब्लैक होल। ब्लैक होल के बारे में ये कहा जाता है कि ब्लैक होल से तुम 1 चम्मच मिट्टी लेके आओगे तो हमारे इस पृथ्वी के 200 ट्रक के बराबर भार होगा उसका। 200 ट्रक पे जितना आपने माल लादा होगा, जितना उसका भार होगा, उतना 1 चम्मच ब्लैक होल का जो आप मिट्टी लेके आएंगे उसका भार होगा, क्योंकि डेंसिटी ब्लैक होल की बहुत अधिक होती है। तो समझ में आई कि ब्लैक होल कैसे बनता है। अभी जो सुपरनोवा विस्फोट होता है, उसके बाद अगर उसकी डेंसिटी बहुत कम हो गई उस तारे की, तो क्या बनेगा, ब्लैक होल। इसकी पावर, इसके बारे में कोई वैज्ञानिक अभी तक अध्ययन क्यों नहीं कर पाया, इस ब्लैक होल के बारे में अभी तक वैज्ञानिक कोई अध्ययन नहीं कर पाया है, कुछ भी कल्पना नहीं की जा सकती इसके बारे में, क्योंकि इसकी डेंसिटी इतनी अधिक हो जाती है कि इसके पास अगर प्रकाश भी जाए, इसके पास अगर प्रकाश भी जाता है तो उस प्रकाश को भी क्या करता है, ये ऑब्जर्व कर लेता है, यानी प्रकाश को भी यह अवशोषित कर लेता है, प्रकाश को भी नहीं जाने देता है। मतलब इसका हाल एकदम बाली वाला हो जाता है, जो रामायण में पढ़ते हैं बाली,
कि इसके सामने जो भी जाता है उसका बल क्या करता है, ये अपनी ओर खींच लेता है। तो यही है कि इसके पास प्रकाश भी गया तो प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया। जब प्रकाश को भी रिफ्लेक्ट नहीं होने दिया तो इसका मतलब है कि इसके बारे में कुछ हम देख ही नहीं सकते इसको। समझिए मेरी बात भाई, आप किसी भी चीज़ के बारे में आप मुझे पहचान रहे कि मैं गोरा काला कैसा हूँ, इसलिए क्योंकि मेरे ऊपर प्रकाश पड़ रही है और रिफ्लेक्ट हो रही है। मेरे ऊपर प्रकाश पड़ा, रिफ्लेक्ट हुआ, तो आप मुझे देख रहे हैं। अगर इसके ऊपर प्रकाश पड़े और प्रकाश को जाने भी न दे, इसके बारे में हम अध्ययन कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। लेकिन हाल ही में कुछ वैज्ञानिकों ने इसका अध्ययन करने के बारे में सोच लिया है। अध्ययन कैसे करेंगे मैं वो बता रहा हूँ। देखो ये नया कंसेप्ट है, अभी नया कंसेप्ट है, क्योंकि पिछले साल ये कंसेप्ट आया था। जैसे हमारी ये पृथ्वी है, पृथ्वी से कुछ ऊंचाई तक कोई भी चीज़ जब हम लोग फेंकते हैं तो वो क्या करता है, उसे अपनी ओर खींच लेता है। अपनी ओर क्या करता है, खींच लेता है। वो क्यों खींच लेता है? क्योंकि पृथ्वी के पास अपना जो पावर होता है, ग्रेविटेशनल पावर होता है, यानी गुरुत्वीय बल जो होता है, उस गुरुत्वीय बल के कारण। तो गुरुत्वीय बल जो होता है वो क्या होता है, तो गुरुत्वीय बल जो होता है वो तरंग के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तरंग के रूप में। जो लीगो नामक संस्था, अगर आपने सुना होगा, लेजर वाला, जो अमेरिका की एक संस्था है लीगो, उसी ने ये संकल्पना दी थी। तो उस लीगो नामक संस्था ने बताया कि पृथ्वी जो गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी जो तरंग है हम लोग सामान्य आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन इनकी तरंगों को क्या किया गया, कैच कर लिया गया। पृथ्वी के तरंगों को क्या किया गया, जब कैच किया गया तो इसे कहा गया गुरुत्वीय तरंगे। इसी प्रकार से जो ब्लैक होल है ये भी किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित करती होगी, तो इसके भी पास भी तो अपना एक तरंग होगा। उन तरंगों को कैप्चर वैज्ञानिक करना चाहते हैं। लीगो नामक संस्था ने ब्लैक होल की जो तरंगे उसको कैप्चर करना सीख लिया है शायद, या तो भी करने वाला होगा। तो कर लेगा तो उस तरंग के माध्यम से इस प्रकाश को तो आने ही नहीं देगा, लेकिन तरंग जो इससे उत्पन्न हो रही उन तरंग के माध्यम से इस ब्लैक होल का क्या किया जाएगा, अध्ययन किया जाएगा। क्या किया जाएगा, उसका अध्ययन किया जाएगा। तो इस तरीके से एक तारे की उत्पत्ति होती है और इस तरीके से एक तारे का क्या होता है, समापन होता है। अब आपने तारों का रंग देखा होगा, यानी कि कलर ऑफ द स्टार जो होता है, तारों का जो रंग होता है, तारों का रंग जो होता है वो कैसा होगा, ये डिपेंड करता है उसके पृष्ठ तनाव पे। किस पे डिपेंड करता है, पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव क्या होता है भाई, ये जो मैंने बनाया है ये एक तारा है। इस तारे का जो ऊपरी जो परत होती है इसे कहते हैं पृष्ठ। किसी भी पदार्थ का जो ऊपरी परत होता है उसे क्या कहते हैं, पृष्ठ कहते हैं, यानी सरफेस। क्या बोलते हैं, सरफेस बोलते हैं। इस सरफेस का जो तापमान होता है वो डिक्लेयर करता है कि तारा किस रंग का होगा। अगर इस तारे के ऊपरी सतह जो है, जो सरफेस टेम्परेचर है, अगर वो नॉर्मल है मतलब बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, तो तारा हमें कैसा दिखाई देगा, रेड दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा हमें वो तारा, रेड दिखाई देगा। अगर तापमान मीडियम है तो वो तारा हमें कैसा दिखाई देगा, वाइट दिखाई देगा। कैसा दिखाई देगा, वाइट। और जब हमें वो ब्लू दिखाई दे रहा होगा वो तारा, इसका मतलब है कि उसका तापमान क्या है, हाई है, बहुत ही उच्च है। तो जब भी कोई तारा हमें ब्लू दिखाई दे तो इसका मतलब समझ लेना कि वो तारा ढेर दिन तक जीवित नहीं होगा। क्यों नहीं रहेगा अधिक दिन तक जीवित, क्योंकि उसके बाहरी सतह का तापमान इतना अधिक तेजी से चमक रहा है। इसका मतलब उसके जो ईंधन होंगे, यानी जो हाइड्रोजन की जो संलयन की प्रक्रिया है वो बहुत तेजी से हो रही है, तभी तो वो अत्यधिक क्या हुआ, हाई टेम्परेचर पर गर्म हुआ है, तभी तो वो हमें ब्लू नीला दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन पूछा था इसे यूपीएससी में, पीसीएस में पूछा था कि अगर कोई तारा हमें बड़ा दिखाई देता है तो इसका मतलब क्या है, वह तारा लंबे समय तक जीवित रहेगा, बहुत कम समय तक जीवित रहेगा, ऐसे करके ऑप्शन दिया था। तो जो तारा हमें बड़ा दिखाई दे इसका मतलब समझ लेना कि उसका जीवन काल क्या होने वाला है, समाप्त होने वाला है। जो मैंने बताया यहाँ पे ना कि वो रेड जायंट बन जाएगा। फिर अब तो सुबह सुबह आपको सूर्य अगर बड़ा दिखाई दे तो उसको मत लेना कि सुबह में तो सूर्य बड़ा दिखाई देता है तो वो रेड जायंट हो गया, क्या सूर्य समाप्त होने वाला, नहीं। उस वक्त हमारे ऊपर प्रकाश जो होती है तिरछी आ रही होती है, तो दूसरी के जो सब 7 रंग होती है, तो 7 रंगों में से और 6 रंग हमारी आंखों तक नहीं पहुंच पाता है, केवल रेड वाला आ पाता है, इसलिए हमें वो सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो लाल दिखाई देता है। ऐसा मत समझ लेना। तो बस इतना ही। और अब कल इसके बाद हम पढ़ेंगे अपने सौर मंडल के बारे में, तो सूर्य के बारे में पढ़ेंगे, सूर्य के परतों के बारे में, और फिर उसके बाद जो ग्रह उपग्रह ये जो हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। हम ऐसे ऐसे करके पूरे जियोग्राफी को कंप्लीट करेंगे। और जो बातें न समझ में आई होगा तो इसको एक बार फिर से कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से उसको समझाऊंगा। सभी को धन्यवाद, गुड नाइट, और वीडियो को शेयर करते रहिए, बाय।